नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। दिल्ली नगर निगम में कौन, आज होगा साफ, मतगणना शुरू। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का आयोजन करेगा, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद चरम पर। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू होगा। शीतकालीन सत्र के पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने चुनाव आयुक्त की एक दिन में नियुक्ति, चीन के साथ सीमा पर तनाव, महंगाई, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सरकार से चर्चा की मांग की है। शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार ने ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की योजना 23 विधेयकों को पारित कराने की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर बयान देंगे। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए सरकार विपक्ष के नेताओं से बातचीत करने के लिए सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इस बार चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार, साफ सफाई और कूड़े के पहाड़ पर केंद्रित रहा। मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र शास्त्री पार्क, यमुना विहार, मयूर विहार, नंद नगरी, द्वारका, ओखला, मंगोलपुरी, पीतमपुरा, आलीपुर और मॉडर्न टाउन में है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। अधिकांश एग्जिट पोल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सत्तारूढ़ भाजपा के लिए ये तगड़ा झटका होगा। दिल्ली में नगर निगम के 250 वार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उत्सव को आगे बढ़ाएगा और पोषक अनाज की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार रोम, इटली में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पढ़ा गया। ये प्रधानमंत्री की दृष्टि और पहल है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के समर्थन के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। ये टिकाऊ कृषि में बाजरा की महत्वपूर्ण भूमिका और स्मार्ट और सुपर फूड के रूप में इसके लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।
उद्घाटन समारोह में कृषि राज्य मंत्री शोभा कंदललाजे ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को प्रधानमंत्री की ओर से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए वैश्विक समुदाय को धन्यवाद दिया। ये बताते हुए कि बाजरा मानव द्वारा सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलों में से एक है और पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री ने इस भविष्य के लिए भोजन का विकल्प बनाने पर जोर दिया है। खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने सदी में एक बार होने वाली महामारी और दुनिया भर में उत्पन्न होने वाली संघर्षों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार खाद्य उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू होगा। शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक पर चर्चा करने के साथ साथ एक और घटना भी घटी। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद मंगलवार को बेलगांव में महाराष्ट्र के 10 वाहनों की तोड़फोड़ के बाद गर्मा हो गया। कर्नाटक के बेलगांव में महाराष्ट्र के 10 वाहनों की तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र के पुणे में भी कर्नाटक के वाहनों पर कालिख पोती गई और जय महाराष्ट्र लिखा गया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देर रात कहा कि सर्वदलीय शिष्टमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस मामले की शिकायत करेगा। दरअसल मंगलवार को कर्नाटक के बेलगांव में कन्नड़ रक्षण वेदिका संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारायण गौड़ा के नेतृत्व में बेलगांव के हिरेबागे बाड़ी इलाके में स्थित टोल नाके पर महाराष्ट्र के 10 वाहनों की तोड़फोड़ की। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच माहौल गर्म हो गया। इसके प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र में उभरी और पुणे में कर्नाटक के कई वाहनों पर स्याही पोती गई और वाहनों पर जय महाराष्ट्र लिखा गया। हालांकि महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक की किसी भी वाहन को तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन बेलगांव में हुई घटना के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पत्रकार वार्ता आयोजन कर इस घटना का तीव्र विरोध किया। शरद पवार ने दोनों सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा ले, अन्यथा वे खुद कर्नाटक के बेलगांव का दौरा करेंगे। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह के इस बार कुछ अलग ही रंग है। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह हर साल की तरह भव्यता के साथ तो होगा ही, साथ ही इसमें नए आयाम भी जुड़ेंगे। संगीत धानी ग्वालियर में यह समारोह 19 दिसंबर से शुरू होगा। जनसंपर्क अधिकारी हितेंद्र भगोड़िया ने बताया कि संगीत सेरेमनी तानसेन की याद में होने वाला शास्त्रीय संगीत का ये सालाना महोत्सव शताब्दी वर्ष की दहलीज के नजदीक पहुंच चुका है। इस बात को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप भी एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने निर्देशन में इस दफा समारोह का विस्तार किया जा रहा है। इस बार संगीत की नगरी ग्वालियर के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल के ऐतिहासिक स्थलों को भी समारोह से जोड़ा गया है। इस बार तानसेन समारोह का 98वां संस्करण है। इस साल के तानसेन समारोह के तहत गमक की पहली सभा 16 दिसंबर को शिवपुरी में होगी। दूसरी सभा 17 दिसंबर को दतिया में की जाएगी। एक सभा मुरैना जिले के ग्राम पड़ावली के समीप ऐतिहासिक स्थल वटेश्वर मंदिर प्रांगण में 22 दिसंबर को सजेगी।
ये सभा शास्त्रीय संगीत की रहेगी। बंगाली समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रसिद्ध अभिनेता और भाजपा के स्टार प्रचारक परेश रावल को राज्य पुलिस ने समन भेजा है। उन्हें आगामी 12 दिसंबर को तालतला थाने में हाजिर होने को कहा गया। उनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल गुजरात चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक परेश रावल थे। उन्होंने बंगाली समुदाय को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद गहराता गया। इस पर उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन गत शुक्रवार को मकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम ने तालतला थाने में उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद में प्राथमिकी तलब किया गया उनका, और इसी प्राथमिकी के आधार पर रावल को नोटिस भेजा गया। जानकारी के अनुसार अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए, 153 बी तथा 504 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को गुजरात में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए परेश रावल ने कहा था कि गुजरात के लोग मुद्रास्फीति बदलाव सह लेंगे, लेकिन अगर आस पड़ोस में बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंगा आकर रहने लगे तो क्या करेंगे? क्या उनके लिए मछली बनाएंगे? इसी को बंगाली समुदाय का अपमान कहकर परेश रावल के खिलाफ माहौल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाई के अलग के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, प्रोफेसर वाई के अलग एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, जो सार्वजनिक नीति के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ग्रामीण विकास, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुख हुआ। मैं हमारी बातचीत को साझा कर रहा हूं। मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। 1939 में चकवाल में जन्मे योगिंदर अलग ने राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने आईआईएम कोलकाता सहित प्रतिष्ठित भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र पढ़ाया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को अजमेर के दौरे पर रही। उन्होंने यहां विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकीदत के फूल पेश किए। उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में भी पवित्र सरोवर एवं जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की तथा देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। अजमेर आगमन पर उनका जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर श्री अंशदीप और पुलिस अधीक्षक श्री चूनाराम जाट ने किसानगढ़ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद बैनर्जी महान सूफी संत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंची। यहाँ उनका प्रशासन व खादिमों की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने आस्ताना शरीफ में चादर चढ़ाकर अकीदत के फूल पेश किए। उन्होंने यहाँ देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। बनर्जी दरगाह दिवन श्री जैनुल आवेदीन से उनके घर जाकर मिले। दोपहर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीर्थराज पुष्कर में पवित्र सरोवर और विश्व के एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने यहाँ भी देश की खुशहाली की प्रार्थना की। पवित्र सरोवर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने पुष्प अर्पित किए। ब्रह्मा मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों ने उन्हें तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में नेपाल की तरफ से की गई पत्थरबाजी की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। धारचूला के व्यापार संघ ने नेपाल की तरफ से की गई पत्थरबाजी की कड़ी निंदा करते हुए विरोध जताया और नेपाल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही व्यापार संघ ने नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को भी 4 घंटे तक बंद करवा दिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय पुल से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। स्थानीय प्रशासन ने व्यापार संघ से वार्ता कर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुल खुलवाया। इस दौरान आक्रोशित व्यापारियों ने 3 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो वो अंतर्राष्ट्रीय पुल के पास धरने पर बैठेंगे और पुल को खोलने से रोकेंगे। धारचूला के व्यापारियों का कहना है कि नेपाल की तरफ जब तटबंध बन रहे हैं तो उन्होंने नेपाली नागरिकों की मदद की और जब भारतीय क्षेत्र में तटबंध बन रहे हैं तो नेपाली नागरिक उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि किसी भी कीमत पर सही नहीं है। एसडीएम धारचूला देवेश का कहना है कि नेपाल के प्रशासन से उनकी बात हो चुकी है। जो भी निर्माण कार्य चल रहा है आपसी सहमति से चल रहा है। उन्होंने पहले भी इस बारे में पूरी जानकारी साझा की। पिथौरागढ़ नेपाल के अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। इसके बाद नेपाल की तरफ से सब संदेह दूर हो जाएगा। कोयला परिवहन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के 5 आरोपितों को प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को पेश किया गया। सरकार द्वारा निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव सौम्या चौरसिया 10 दिसंबर तक ईडी के रिमांड में रहेगी। सौम्या को 2 लोक अभियोजक सौरभ कुमार पांड्या ने बताया कि ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें सुनवाई के बाद 4 दिन की स्वीकृति हुई। अधिवक्ता फैजल रजाबी ने बताया कि सौम्या चौरसिया से कोर्ट परिसर में उनके बच्चों से मिलने दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर दूसरे दिन हमारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के तत्कालीन सीईओ समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील व कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल चक्रवात जवाद और तूफान बुरेवी में बीओबी के ऊपर एक ही समय में विकसित हुए थे। दोनों चक्रवाती तूफान के रूप में प्रारंभिक ग्रेड तक ही सीमित रहे और आगे तीव्र नहीं हुए, बल्कि दक्षिण भारत की भारतीय तटरेखा को भेदने से पहले ही दोनों कमजोर हो गए। लेकिन इस वर्ष साइक्लोजेनेसिस के लिए बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौसम की स्थिति गर्म हो रही है। तराने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण पूर्वी बीओबी पर अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और कार निकोबार से लगभग 280 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में केंद्रित है। वर्टिकल विंड शेयर कम से मध्यम के ओर और समुद्र की सतह काफी गर्म 25 नॉट का पवन क्षेत्र और तीव्र हो गया है। अगले 24 घंटों में एक महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकसित होने की संभावना जताई जा रही है और इसके बाद 24 घंटे में उच्च हो सकती है वो
चेन्नई से लेकर तूतीकोरिन, पुदुचेरी और कराईकल और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु की पूरी तट रेखा को 7 से 10 दिसंबर 2022 के बीच खतरनाक मौसम की स्थिति के लिए अलर्ट पर जाने की जरूरत है। 8 दिसंबर को प्रतिकूल चरम के साथ तेज आंधी की गति वाली हवाओं का घातक संयोजन, मूसलाधार बारिश और बिजली के तूफान इन भागों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने मंगलवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में मेलिंडा फ्रेंच गेट्स का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले 2 दशकों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्य को देखकर उन्हें खुशी हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार कई प्रमुख पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य और विकास से महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। राष्ट्रपति ने देश के समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और फाउंडेशन से सार्वजनिक संक्रामक रोग नियंत्रण और मलेरिया और टीबी की रोकथाम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की अग्रणी कार्य की सराहना की। उन्होंने फाउंडेशन को सिकल सेल एनीमिया जैसे अन्य गंभीर बीमारियों पर भी ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया, जो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को प्रभावित करती है। राष्ट्रपति ने कृषि विकास के क्षेत्र में फाउंडेशन के अच्छे काम की भी सराहना की और फाउंडेशन से आदिवासी क्षेत्र में लघु वन उपज के लिए सहकारी विपणन पहल शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत का अनुभव और सर्वोत्तम अभ्यास अन्य विकासशील देशों के लिए बहुत उपयोगी सबक हो सकता है। विशेष रूप से भारत की समृद्धि और विविध जनजातीय विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली और एक वास्तविक स्थिरता दृष्टिकोण इस अनूठी जीवन शैली की पहचान है। पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटकर पृथक उत्तर बंगाल राज्य को मान्यता दिए जाने की मांग पर आंदोलन तेज होता जा रहा है। इस मांग को लेकर कमतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के आह्वान पर मंगलवार सुबह से 12 घंटे का रोड रोका आंदोलन शुरू किया गया। इसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। हजारों की संख्या में रेल पटरी पर उतरे लोगों ने मयानापगुड़ी स्टेशन के आसपास रेल यातायात अवरुद्ध कर दिया। इसकी वजह से सियालदह आने वाली डाउन कांचनजंगा एक्सप्रेस बीच रास्ते में अटकी हुई है। इसमें सवार यात्री परेशान हो चुके थे। इसके अलावा कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और मालदा में भी रेल पटरी पर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है, जिसकी वजह से कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन अलग-अलग जगह पर रुकी हुई थी। मंगलवार सुबह 6 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कांचनजंगा एक्सप्रेस उसी समय रुकी हुई थी। वहीं जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर अब ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस खड़ी है, जबकि धूपगुड़ी में डाउन अवध एक्सप्रेस रोक दिया गया था। कुछ बिहार और मालदा में भी इसी तरह का हालात है। स्टेशन के आसपास राज्य की रेल पुलिस की अतिरिक्त संख्या में तैनाती हुई और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही संगठन ने 12 घंटे तक ट्रेन बंद रखने की घोषणा भी की। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।